नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं बहुत ही बेहतरीन कहानी जिसका शीर्षक है बोझ। दोस्तों, मैं सोच रही थी कि कनिका की शादी हो जाए तो मेरा एक बोझ कम हो, लेकिन कनिका ने ऐसा क्या किया कि मेरी पूरी सोच ही बदल गई। काश ऐसी बेटियां भगवान सबको दें। दीदी, कहाँ खो गई हो? ध्यान कहाँ है आपका? आप गैस के सामने खड़ी हो और दूध उफन कर नीचे गिर रहा है, लेकिन आपको ख्याल ही नहीं है। जब छोटी बहन नीता ने मुझे कहा तो मेरी तंद्रा टूटी। मैंने जल्दी से गैस बंद की और गैस साफ करते करते ही कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ दीदी, आप कनिका के बारे में सोच रही थी ना? हाँ, सोच तो उसी के बारे में रही हूँ। बहुत सोचने पर भी दिमाग काम नहीं करता। कनिका सुंदर पढ़ी लिखी इंजीनियर लड़की है। ईश्वर ने हर गुण से नवाजा है उसे, और कनिका ने भी अपनी मेहनत और लगन से अपने गुणों को निखारा है। 15 लाख का पैकेज है उसका। इतनी सर्वगुण संपन्न लड़की को जब लड़के वाले ना कहते हैं तो एक माँ के दिल को ठेस तो पहुंचेगी ना। आज 7वीं बार लड़के वाले कनिका को देखने आए हैं। उनके चेहरे से तो लग रहा था कि उनकी हाँ ही होगी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि घर जाकर जवाब देते हैं तो न जाने क्यों मन में शंका हो रही है। दीदी, आइए हम हॉल में बैठकर बातें करते हैं। हॉल में कूलर चालू कर आराम से सोफे पर बैठी तो थोड़ा सा सुकून मिला। सुबह से लड़के वालों की आवभगत करते करते बहुत थकान महसूस हो रही थी। ऊपर से मन में चिंता थी कि कहीं इस बार भी लड़के वाले ना कह दें। दीदी, इस बार उम्मीद तो पूरी है कि लड़के वालों की हाँ ही होगी। देखा नहीं आपने कि लड़का और उसकी मम्मी किस प्यार भरी निगाहों से कनिका को निहार रहे थे। लड़की की मम्मी ने तो कह भी दिया था कि उसे तो कनिका बहुत पसंद है। अब निर्णय सिर्फ लड़की के ऊपर है। ऐसा पहली बार थोड़ी ही हो रहा है। हर बार लड़के वालों के चेहरे व उनके हाव भाव में हमें ऐसा लगता है कि इस बार लड़के वाले हाँ ही करेंगे, लेकिन हर कोई घर जाने पर दूसरे दिन फोन पर अपनी ना बताता है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब तेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ तब कनिका 5 साल की थी और अमित 2 साल का था। एक्सीडेंट में अमित के दोनों पैर चले गए थे। तब से आज तक अमित के सभी काम मैं और कनिका मिलजुल कर करते हैं। किसी तरह सिलाई कढ़ाई करके मैंने कनिका को पढ़ाया लिखाया। कभी कभी मन में आता है कि आखिर कब तक ईश्वर मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेंगे। तेरे जीजा जी के जाने के बाद पूरे 20 साल से घर गृहस्थी का बोझ उठा रही हूँ। सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं मैं उनसे कुछ सहायता न मांग लूं। कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटा हमारा सहारा होता है, लेकिन यहाँ पर तो 23 साल के जवान बेटे को मेरे सहारे की जरूरत होती है। सोचती हूँ कि एक बार कनिका के हाथ पीले हो जाएं तो कम से कम एक बोझ से तो मुक्ति मिले। लेकिन न जाने मेरी किस्मत कैसी है कि इतनी सरगुण संपन्न लड़की भी किसी लड़के वाले को पसंद नहीं आ रही है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या आपने कभी कनिका के बारे में बात की? अरे नहीं, लड़के वालों की तरफ से हो रही है तो इसके लिए मैं कनिका से क्या बात करूं? दीदी, शायद आपका इस बात की ओर ख्याल ही नहीं गया कि जब भी लड़के वाले उसे देखने आते हैं तो पहले वे खुश होते हैं। उनके चेहरे से ही लगता है कि उनकी हाँ ही है, लेकिन जब लड़का व लड़की अकेले में मिलते हैं
उसके बाद लड़के के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी दिखती है। क्या आपने इसको ध्यान दिया है? नहीं, मेरा तो इस बात की ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। मगर तेरे कहने का मतलब क्या है? कहीं कनिका लड़के से ऐसी कोई बात तो नहीं कहती जो उन्हें नापसंद हो? पर कनिका ऐसा कुछ क्यों कहेगी? उसके साथ सलाह मशवरा करने के बाद और लड़के के बारे में पूरी छानबीन करके ही मैं लड़के वालों को लड़की देखने हेतु बुलाती हूँ। हर लड़के के लिए मैंने पहले कनिका की राय जानी है, फिर वो ऐसी बात क्यों करेगी जिससे लड़का उसे ना कहे। दीदी, फिर भी मुझे लगता है कि इस बारे में तुम्हें एक बार कनिका से बात जरूर करनी चाहिए। इतने में कनिका सभी के लिए नाश्ता लेकर आई। मम्मी और मौसी, लीजिए नाश्ता कीजिए। मैं एकदम से बोल पड़ी, नाश्ता बाद में करेंगे, पहले ये बता कि जब तू लड़के से अकेले में मिलती है तो उसे क्या कह देती है कि तुझसे मिलने के बाद उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है? तुझे आज तक जितने भी लड़के देखने आए सभी के चेहरे से लगता है कि तू उन्हें पसंद है, लेकिन बाद में वे कहते हैं कि घर जाकर जवाब देंगे और उनका जवाब ना होता है। कितनी मुश्किल से अपने अरमानों का गला घोटकर तुम दोनों भाई बहनों को मैंने अकेले ही पाला। समाज के कितने ताने सहे। अमित को तो मुझे जिंदगी भर संभालना ही है। कम से कम तेरा बोझ तो सर से उतरे, मुझे थोड़ी सी तो शक्ति मिले। लेकिन नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। थक गई हूँ बोझ उठाते उठाते। मम्मी, मैं आपकी उसी बोझ को तो कम करने की बात करती हूँ सबसे। कनिका धीरे से बुदबुदाई। क्या मतलब तेरा? मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी, मुझे अच्छे से पता है कि आपने हम दोनों भाई बहनों के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। पापा की जब डेथ हुई तब आपकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। आप चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन आपने हमारी वजह से ऐसा नहीं किया। हमारी खुशी के लिए आपने अपनी हर खुशी को नज़रअंदाज किया। माना अभी आप तंदुरुस्त हैं, लेकिन आपकी भी उम्र हो रही है। धीरे धीरे आपको भी थकान आएगी और जब मैं ससुराल चली जाऊंगी तो अमित की देखभाल कौन करेगा? इसलिए मैं लड़के से कहती हूँ कि मैं उनके परिवार के हर सदस्य का तन मन धन से पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। सास ससुर जी की भी दिलो जान से सेवा करूंगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब तक मेरी मम्मी तंदुरुस्त है, उनके हाथ पैर काम कर रहे हैं, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी तब मम्मी और अमित दोनों हमारे साथ रहेंगे। ओह माय गॉड, कितना कुछ कह डाला मैंने, तुझे बोझ तक कह डाला। जो लड़की इतना दूर का सोचती है, जो अपनी मम्मी और भाई दोनों का बोझ उठाने को तैयार है, उस प्यारी सी बिटिया को मैंने बोझ कहा। मुझे अपने आप से ग्लानि होने लगी है, लेकिन मेरी भी क्या गलती। बचपन से यही सुनती आई हूँ कि लड़कियाँ बोझ होती हैं, अतः मेरे दिमाग में भी यही बात घर कर गई कि बेटियाँ बोझ होती हैं। इसलिए अनजाने में यही सब इतनी होनहार बेटी के लिए भी मुंह से निकल गया। लेकिन बेटा, कोई भी लड़का तेरी इस अनोखी शर्त को कैसे मानेगा? किसी का भी दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो अपनी पत्नी के साथ साथ उसके भाई और मम्मी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो। तेरी ऐसी शर्त से तो तेरी शादी ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि तूने लड़के से ऐसी शर्त
मुझे कुछ नहीं होगा बेटे। तुझे तो पता है मैं अपने खान पान का, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ और व्यायाम भी बराबर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तंदुरुस्त रहूँगी तो ही अपने बच्चों का ख्याल रख पाऊँगी। मैं सब मैनेज कर लूँगी बेटे। तुम अभी फ़ोन करके लड़के को बोल दे कि तू अपनी शर्त वापस ले रही है। इतना कहते कहते मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और रोने लगी। नीता और कनिका दोनों की आंखों में भी आंसू आ गए। मम्मी, कोई न कोई तो होगा जो मेरी भावनाओं को समझकर मेरी शर्त को मानकर शादी के लिए हाँ कहेगा। वैसे भी शादी करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। जैसे अभी तक कमा खा रहे हैं वैसे ही आगे भी जी लेंगे। बचपन से पाला है हमने अमित को, उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। मैं सोचती ही रह गई कि आखिर दुनिया बेटियों को बोझ क्यों कहती है। आज बेटियां भी इतनी सशक्त हैं कि वे हर तरह का बोझ उठा सकती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इस पर अपने राय भी दीजिएगा। और ऐसे ही कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।